हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों का हमारे पास टेलीग्राम मैसेज भी आया और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी मैसेज आ रहा था और वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहे थे कि सर आज मॉर्निंग में हमें जो डेली टारगेट्स दिए जा रहे थे जो लगभग 1 2 3 हो चुके थे और आज 4 वाला नहीं आया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज सुबह टेलीग्राम के चैनल और डिस्कशन ग्रुप में एक पोल रखा था, एक तरीके से आपसे सजेशन मांगा था कि डेली टारगेट्स को देना किस टाइमिंग पे बेस्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो घर रह के तैयारी करते हैं, जिनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी लेडीज एस्पिरेंट मतलब गर्ल्स हैं जिनके पास घर के उत्तरदायित्व भी है, फिर पढ़ाई भी है, तैयारी भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रिप्लाई किया कि जो गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर में है, जिनके पास दिन भर का कोई समय नहीं मिल पाता है और जिस वजह से क्या होता है कि वो शाम तक आते आते थक जाते हैं और जिसकी वजह से अगले दिन की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने पर्सनली जो है कि मैंने डिसीजन नहीं लिया, बल्कि आप लोगों की राय के आधार पे हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना अब हम आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली टारगेट्स दे दिया करेंगे और जो अगले 24 घंटे तक आपको पूरा करना है और जिसमें आप रात के 11-12 बजे तक का टाइम यूज कर सकते हो। कुछ लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, 4 से 5 बजे उठते हैं क्योंकि जल्दी सो जाते हैं, तब उस समय टारगेट पूरे करते हैं। तो इस वजह से अब ये शाम में डेली मिला करेगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो अगर ये टारगेट नंबर 4 देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टारगेट नंबर 1 2 3 उन तीनों को पहले फॉलो करिए डेली बाय डेली और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से आप कर पाएंगे चीज़ों को। और ये पूरी तरीके से यूपी पीसीएस और यूपी आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए पूरे टारगेट्स में दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, जो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस पे और जो सेलेक्टेड 3 से 4 एस्पिरेंट हैं जो हमारे 2022-23 के, उनके अनुभवों और मेरे अनुभव से भी 2 बार कैसे मैंने प्रीलिम्स निकाले, कौन कौन सी चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, उन्हीं सभी टारगेटेड चैप्टर्स को मैं उठाता हूँ जहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हो, आरओ के पेपर चाहे पीसीएस के पेपर में। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैंने टेलीग्राम पे कल ही किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने डिस्कशन ग्रुप में शायद आज ही रिप्लाई किया था कि ये अगले 12 से 13 दिन में हम 2 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, यानी कि एंशिएंट और साइंस भी जो है कि बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट अगर हम माने तो ये 45 से 50 दिन का मैं प्लान लेके चल रहा हूँ जुलाई को टारगेट मानते हुए, और जिसमें मैं एक दिन में जो है कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट में टास्क देता हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट कर दो। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का दोस्तों क्या था, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि सर अभी हमारा ये टास्क पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि कल मैंने जो टास्क दिया था वो दिया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित दिया था, और जो कि एक बड़े टॉपिक है, मुझे भी पता है। इसीलिए मैंने आज एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया, बल्कि आपके रिवीजन सीरीज के तहत मैंने इसको क्या किया, रिवाइज करने को दे दिया है। अब ये कल आपको शाम 8 बजे तक हर हाल में ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, और जिनके ये टास्क पूरे नहीं हुए वो इन चीज़ों को पूरा कर लें। किसी का बौद्ध धर्म हो गया, जैन छूट गया, किसी का जैन हो गया, बौद्ध हो गया, थोड़ा बहुत रह गया था। तो आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में केवल रिवीजन रखा है, क्योंकि हमें अगर साथ में रिवीजन नहीं करते हुए चलेंगे तो ये मान के चलिए कि आप कितना भी पढ़ लीजिए नया नया, लेकिन रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चैप्टर मैंने ऐसे रखे हैं जहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, या तो बौद्ध से आएगा या तो जैन से आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया और एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से। तो ऐसे वो सारे टारगेट्स आप लोग पहले दूसरे तीसरे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मैं जो क्वेश्चन पिक होते हैं उनको उठा रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपके फिक्स करते हुए चलूँ। और ऐसे करके मैं 100 क्वेश्चन तक आपको लेकर चलना चाह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आपके टारगेट से ही कंप्लीट हो जाए और फिर आपको मेरिट 90 पे जाती है, आप 100 प्लस जो है कि सही करके बैठे। एंशिएंट हिस्ट्री में आज क्या करना है, केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग डायरी पेन लेकर बैठा करिए ताकि ये अपने छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना, ये जो टारगेट देता हूँ इसको नोट डाउन करना सीखिए। आप लोग डिमांड करते हो सर कि पीडीएफ दे दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि पीडीएफ कभी कभी डिलीट हो जाती है या जो है कि फॉर्मेट ही डिलीट हो जाता है, ये टैबलेट पे मैं लिख रहा होता हूँ। तो आप लोग छोटे से टारगेट होते हैं, मुश्किल से 10-12 लाइनें होती है, आप उसको वीडियो को पॉज करके डाउनलोड करने की जगह लिख लिया करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उससे फायदा ये होगा कि आपके पास डेली एक डायरी मेंटेन रहेगी और आपको पता रहेगा कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, और जो बच गए हैं और आपको लगता है ये भी पढ़ लेना चाहिए तो आप पढ़ लोगे आराम से। तो इसकी एक डायरी मेंटेन रखिए अपने पास। साइंस में मैंने आज आपके लिए एक नया टास्क भी दिया। इसमें साइंस में क्या है, इससे पहले हम लोगों ने वर्गीकी को पढ़ा, रोग को पढ़ा और विटामिन को पढ़ा, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। आज हम आपको देंगे कोशिका, आनुवंशिकता और जैव उर्वरक। अब यहाँ की जो सोर्सेस हैं वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी टारगेट नंबर 1 2 3 में मैंने सोर्सेस भी बता दिए कि कहाँ कहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। घटना चक्र फॉलो कर सकते हो, या कोई साइंस की बुक फॉलो कर सकते हो, या हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हो, या एसके पांडे हिस्ट्री के जो भी चीज़ें मैंने 1 2 3 टारगेट में बताया है। बस मैंने घटना चक्र को क्या लिया, एक सब्जेक्ट वाइज जो है कि मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, जिससे बस वहाँ से एक ईजी हो जाता है आपको समझाने में कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। चाहे आप सोर्स कोई भी फॉलो कर लो, चाहे महेश बड़वाल रखो, चाहे एनसीईआरटी रखो, चाहे एसके पांडे रखो,
हालांकि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिटेल से बताया भी है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कोशिका में कैसे प्रश्न आते हैं। तो अगर आप देखोगे, आप अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो कोशिका में दोस्तों 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें कई बार पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें ये पूछा था कि यूकैरियोटिक, अर्थात अगर हम इसे कहें कि कई बार ये पूछा था कि यूकैरियोटिक जो है कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो कोशिकाओं में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्जी बॉडी क्या करती है, कैसे जो है कि वहाँ पे राइबोसोम का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें कोशिका के अंतर्गत आती हैं। आनुवंशिकता के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से जैसे डीएनए पढ़ लेना है, आरएनए पढ़ लेना है कि डीएनए आरएनए जो फैक्टर होते हैं ये कैसे काम करते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, लिंग के गुणसूत्र कौन से होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। वहीं अगर मैं जैव उर्वरक की बात करूं तो जैव उर्वरक में दोस्तों बायो फर्टिलाइजर में आप स्पेशली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, और एजोला होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं जो मैं अभी आपको बुक में दिखाने चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये मैंने घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको जो है कि फॉलो कर रहा हूँ टॉपिक के लिए। तो यहाँ पर आपको कोशिका देखने को मिल रहा है, और इस कोशिका में आपको स्पेशली पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक विशेषताएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, ये कब इनका जन्म होता है, इनमें केंद्रक होता है कि नहीं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल वॉल किसमें पाई जाती है, क्या ये केवल पौधों में पाई जाती है या केवल पशुओं में पाई जाती है, फिर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो प्रमाण है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको यूपी पीसीएस में देखने को मिलते हैं। आरओ में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो यूपी पीसीएस 1991 में प्रश्न आया, आरओ में प्रश्न आया 2013 में, बीपीएससी 2018 में प्रश्न आए हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप फिर देखो यूपी पीसीएस मेंस 2008 में प्रश्न आया यहाँ से, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, आनुवंशिकता वाले चैप्टर में जब आप आओगे तो आनुवंशिकता में आपको नियम कुछ पता होने चाहिए। मेंडल के नियम जो थे, प्रभाविता नियम, पृथक्करण, आव्यूहन, या ये सारे नियम आपको जब पता रहेंगे तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको ठीक होने की पूरी संभावना हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखोगे यूपी पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2002 में फिर पूछा गया। यूपी के अंतर्गत जो जीआईसी का पेपर होता है उसमें भी पूछा गया ये, और ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे बीपीएससी री एग्जाम 2016 में प्रश्न आए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जिनके भीतर जो आधार अनुक्रम होता है, यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है नाइट्रोजन बेस में, 2020 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है, और देखिए 2012 में। तो ऐसे मैंने चैप्टर सबसे पहले उठा रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सही हो जाए। भाई डीएनए को द्विकुंडलीय संरचना किसने कहा था, वाटसन और क्रिक ने, 2018 का प्रश्न है। तो इसलिए आनुवंशिकता वाले चैप्टर को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। और अगर मैं और भी बातों की बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक जैव उर्वरक नाम का चैप्टर दिया, ये तीसरा चैप्टर था। जैव उर्वरक में आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे, जिसमें आप देखोगे बहुत अलग अलग जो है कि उर्वरक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें राइजोबियम आ जाते हैं, एजोला आ जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले होते हैं, नीराली शैवाल हो गया, फास्फोरस वाले, ये सभी के सभी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को देखोगे कि रिवीजन होता रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017, यूपी पीसीएस प्री 2019, यूपी पीसीएस के मेंस 2008, प्रीलिम्स मेंस 2009। तो ये वो चैप्टर है जहाँ से बार बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006, मेंस 2011। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप प्रीलिम्स 2017 देखिए, आरओ 2014 देखिए, और देखेंगे 2016 2012 में देखिए आरओ में मेंस में। तो ये वो टॉपिक है। यूपी का बीओ का जो एग्जाम था पीसीएस का 2019 2009 प्रीलिम्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर रखे हैं बायोलॉजी में। तो स्पेशली आपको क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री में तो दोस्तों आज इन तीनों यूनिट को रिवीजन करना है। हालांकि हड़प्पा यूनिट मेरे को पता है कि आपने पहले लेक्चर के या पहले टारगेट के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोबारा इसे रिवीजन करो, क्योंकि हड़प्पा बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। किसने खोज की, किस नदी के किनारे निर्मित है, वहाँ पे कौन कौन से जो है कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ये सारी चीज़ें, और बौद्ध और जैन धर्म की जो संगतियाँ थी, जो उनके उपदेश थे, कहाँ कहाँ पे महात्मा बुद्ध घूमते हैं, कौन कौन से जो है कि स्तूप बनते हैं इनके निर्माण के लिए, इनकी याद के लिए, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवीजन रहेंगी, ताकि आपका ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि रिवीजन जो है कि नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है, और यही जो है कि इस संकल्प बैच की जो टारगेट सीरीज चलाई जा रही है, इसकी यही खासियत है। आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो, लेकिन क्या होता है, एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हो और आखिरी तक चले जाते हो, और रिवीजन करना भूल जाते हो। कितना भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ कि मुझे रिवीजन करना है, लेकिन आप जब रिवीजन करने बैठते हो तो आपको लगता है नए टॉपिक हम पढ़ ही नहीं रहे, हम इन्हीं 2-3 टॉपिक में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और देखिए मैं टारगेट के थ्रू जो है कि एंशिएंट में ऑलरेडी आपको 4 से 5 टॉपिक करा चुका हूँ। साइंस में भी हमारा 3 टॉपिक यहाँ कर लोगे, 3-4 पहले कर लिए, तो 6-7 टॉपिक ये कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है साइंस में।
करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको एक ही टास्क करना है कि करंट अफेयर्स में जो मैंने बताया था जनवरी 2024 का, जिसमें नेशनल घटनाक्रम आपको कराया था, फिर अगले दिन मैंने इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स को कराया था, फिर उसके अगले दिन यूपी स्पेशल और खेलकूद को कराया था, और आज मैं आपको टास्क देता हूं कि जनवरी 2024 को कंप्लीटली आपको रिवीजन करना है। एक बार बस आप सरसरी निगाह से उसको पूरा रीड करिएगा, पूरा जब भी टाइम मिले 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में। मैगजीन चाहे उसके लिए आप घटना चक्र फॉलो करो या क्रॉनिकल फॉलो करो या घटनासार फॉलो कर सकते हो। इन सबकी डिटेल्स मैंने टारगेट 1, 2, 3 के तहत मैंने दी है। आज मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, बस मैं पैटर्न बता दे रहा हूं आपको, ताकि आप जनवरी के 2024 के करंट अफेयर्स को केवल 4 टारगेट में कंप्लीट कर चुके होंगे, केवल 4 दिन में। और अगर आप पहले लेके बैठते थे तो आपको 15 दिन लग जाते थे, 20 दिन लग जाते थे, लेकिन चीजें कंप्लीट ही नहीं होती थी। अब क्या होगा, जनवरी आपकी कंप्लीट, अगले दिन मैं टारगेट में फरवरी दूंगा, और इसके लिए आपको क्या करूंगा, बीच बीच में जनवरी के कुछ कुछ टास्क आपको रिवीजन कराते रहूंगा। तो आपका करंट अफेयर्स भी रिवीजन होगा, नया करंट अफेयर्स भी एड ऑन होगा। पीवाईक्यू की अगर हम बात करें, हालांकि हमें आरओ का भी टारगेट साथ में ही लेकर चल रहा हूं, बस इसमें अभी हिंदी ऐड करना बाकी है और आरओ के पीवाईक्यू। लेकिन पीसीएस के पीवाईक्यू जो होते हैं, यूपी पीसीएस के और आरओ के, आपस में एक दूसरे के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये मत सोचना कि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू केवल यूपी पीसीएस में आएंगे, ऐसा नहीं है। 2021 का पेपर उठाओ, आरओ का पेपर आप देखोगे, उसमें यूपी पीसीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आरओ में, या फिर आरओ के पेपर में के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ गए हैं। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि हम केवल वही पीवाईक्यू करेंगे जिसका एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरओ का दे रहे हो तो भी आरओ पीसीएस दोनों का पढ़ो, पीसीएस का दे रहे हो तो भी आरओ और पीसीएस का पढ़ो। ये मैं सेट कर रहा हूं आपके लिए। अभी तक मैंने हिस्ट्री का आपको रिवीजन कराया था और कल पॉलिटी भी दिया था, तो आज मैं फिर से पॉलिटी का देता हूं रिवीजन करना, जिसमें 2013 से लेकर 2023 तक, जिसमें मान के चलता हूं कि अगर 20 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है और 10 साल के अगर आप करोगे तो 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो पॉलिटी आपके रिवीजन हो जाएंगे। कुछ लोगों का जो पॉलिटी बच गया होगा 1-2 साल का, वो भी कर लेंगे। और नए में अगर मैं बताऊं आपको, तो नया टास्क आपका रहेगा केवल क्या, एनवायरमेंट का। और एनवायरमेंट का यूपी पीसीएस के अंतर्गत केवल और केवल 12 से 13 प्रश्न आते हैं, और अगर आप ऐसे 10 साल के करोगे तो मुश्किल से 120 से 130 प्रश्न रहेंगे, जहां पे एनवायरमेंट के अंतर्गत आपको बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगी, रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, ओजोन लेयर के लिए, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो, स्टॉकहोम, बर्टलैंड रिपोर्ट, ये सारी चीज, फिर उसमें सतत विकास पर्यावरण, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां तक आज मैंने आपको टास्क दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि कल शाम को 7-8 बजे से पहले पहले आपके ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो लोग सर्विस में, उनको भी ये सहूलियत है कि वो रात में थोड़ा लेट स्टडी करें, लेट तक स्टडी करें, लेट नाइट तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक। देखिए, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, अपनी नींद को त्यागोगे नहीं, तब तक आप एक बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकते। बड़े ओहदे पे पहुंचना जो है कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल वर्ड छुपा होता है। और मैं मानता हूं कि आप अगर मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, तो मेहनत का आपको परिणाम देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये जो संकल्प बैच की जो सीरीज हमने शुरू की है डेली टारगेट की, आप मेरे साथ केवल 15 दिन देकर देखिए। 15 दिन के बाद आप 16वें दिन खुद जो है कि मुझे मैसेज करेंगे कि सर, आपकी सीरीज से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है और चीज़ें काफ़ी सही डायरेक्शन में चल रही है, और हमें महसूस हो रहा है कि हम तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। हालांकि 3 लेक्चर के बाद ही कई सारे लोगों ने कमेंट मुझे किया, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोज़ में जो 3 टारगेट्स हैं, या टेलीग्राम पे भी, डिस्कशन ग्रुप में भी काफ़ी लोग इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इट मीन्स कि ये सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को, डिस्कशन ग्रुप को, दोनों को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी मैं इसकी अपडेट्स देता रहता हूँ और आपसे कुछ ना कुछ क्वेरीज पूछता हूँ। और ये पीडीएफ जो है कि मैं नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये टारगेट नहीं होनी चाहिए। आप डेली डेट डालो या टारगेट नंबर लिखो, टारगेट नंबर 4 में हमें ये दिया था सर ने, टारगेट नंबर 3 में हमें ये दिया था सर ने। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको, वीडियो पॉज करो, फटाफट लिख लो। ये आपके पास एक डायरी में बुकलेट की तरह बन जाएगा, जिसको आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे कि कौन सा टॉपिक छूटा, कौन सा नहीं छूटा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, और यही बस 4 टास्क रहेंगे आपके, और जल्दी हम लोग एंशिएंट कंप्लीट कर लेंगे, बायोलॉजी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, या तो फिर ज्योग्राफी उठाऊंगा साथ में और पॉलिटी उठाऊंगा, जहां से कोर एरिया, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।